तो आज का सेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है और कल से आपका इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। आज हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की थ्योरी पढ़ेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेसिकली आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं वो हमें पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक है, उसका 6th चैप्टर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है। तो स्टूडेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैसेज मिलता है 20 नंबर का, और उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स हो गए। आपको इसको इंग्लिश में लिखना होता है और कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। बस यही होता है इंस्ट्रक्शन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। प्रेस्टी के इंस्ट्रक्शंस चेंज होते रहते हैं स्टूडेंट, मगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं होते हैं। मगर फिर भी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ही फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे या पैसेज रीड करोगे। फाइन। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता क्या है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंशन, ये एक नाउन फॉर्म है, क्योंकि जिस भी वर्ड में लास्ट में ION या SION TION आ जाता है तो वो नाउन फॉर्म होता है। और इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड, ये है इसका कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, ये इसका वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम सेइंग। और फिर कॉम्प्रहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी जब आप रीड कर रहे हो तब क्या आप साथ में उसको समझ भी रहे हो, वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने रीड करके आपने समझ लिया है? क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हो, उस आंसर से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने आपने जो पैसेज पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी अच्छे से हुई है। फाइन, तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है। द क्वेश्चन सेटर्स थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन essentially assess का मतलब evaluate your ability to understand the complete text of the passage, and they evaluate this understanding of yours by giving certain questions based on the passage. अगर आपने आंसर सही सही लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज जो मिला है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो पैसेज है, इसके एक और चीज बता दूं, जब आप लोग पूरा जो सेक्शन है, 6 सेक्शन, उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन ग्रामर होता है। लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड मोस्ट स्कोर। गॉट इट? 10-12 मिनट में आप लोग 10-12 मिनट में आप लोग ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ग्रामर के वो सॉल्व कर दोगे। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। इसमें आप 20 मिनट दोगे और आपको 15-16 ऐसे आराम से आ सकते हैं, अगर आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर कितने होते हैं। फाइन। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस में क्या प्रॉब्लम होती है? लेंथी पैसेज होता है। तो जब मैं आप लोगों को एक चीज बोला है, डे 1 से मैं बोल रही हूँ, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के प्रिपरेशन में। रीडिंग, जब आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो आप रीड कर रहे हो, आप मैगजीन पढ़ रहे हो, चाहे वो विजन का पढ़ रहे हो, दृष्टि का पढ़ रहे हो, उसमें भी रीडिंग हो रही है। तो जितनी आपकी ज्यादा रीडिंग होगी, तो आपको जो रीडिंग स्पीड है
वो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो आप लोगों की आई मीन एकदम स्पीडीली रीड कर सकते हो आप लोग। फाइन। अच्छा, तो अगर जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो उन लोगों को वो पैसेज बहुत लेंदी लगेगा, उनको लगेगा कि बहुत टाइम ले रहा है, क्योंकि सिर्फ रीड ही नहीं करना है, उसको समझना भी है। तो इसीलिए, और कभी कभी ऐसा होता है जिसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है मगर उसके साथ भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई ऐसा इशू है जिसपे ये पैसेज है, वो इशू एकदम अनफेमिलियर है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। और एक और प्रॉब्लम क्या होती है, कंटेंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, यानी उस पैसेज के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। एक और प्रॉब्लम क्या होती है, लैंग्वेज। हो सकता है पैसेज बहुत डिफिकल्ट हो, उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तब भी थोड़ा सा टाइम लेता है पैसेज को रीड करने में। मगर अभी जो देखा जा रहा है 2-3 साल में कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस है ना बहुत इजी आ रहे हैं। वैसे थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है मगर पैसेजेस जो है ना वो इजी आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। रीडिंग स्पीड पहले भी डिस्कस किया है, रोज रीड करना जरूरी है स्टूडेंट, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड एकदम सही रहे, ऑप्टिमम रहे। ठीक है, स्लो रीडिंग स्पीड होगी तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टाइम लगेगा उसको अटेम्प्ट करने में। तो इसीलिए, और हाँ एक और चीज स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। और स्लो पढ़ने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाओगे ना, आपका जो ब्रेन है ना वो उसकी ब्रेन आपका उस पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, एसिमिलेट करता जाएगा, एनालाइज करता जाएगा, सिंथेसाइज करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। इसीलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग स्पीड ऑप्टिमम होगी तो अंडरस्टैंडिंग भी एकदम सही होगी। वो बहुत फास्ट और बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए। और 100 वर्ड्स पर मिनट अगर आप पढ़ते हो, ये मैं एक आइडियल चीज बता रही हूँ, तो आप लोगों को समझना रीडिंग स्पीड सही है, वो 100 वर्ड्स पर मिनट में अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि कंसंट्रेशन, हम रीड कर रहे हैं मगर होता क्या है कि हम रीड करते जा रहे हैं मगर लिंक छूट जाता है अचानक से, फोकस चला जाता है। तो इसीलिए जो रीडिंग आप करते हो, जो फर्स्ट रीडिंग करते हो पैसेज का, याद रखना आप एग्जामिनेशन में बैठ के, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रीड कर रहे हो तो केयरफुल होना चाहिए आपको, रीडिंग आपकी मेटिकुलस होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए और थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन आपका जाता है तो जो वो लिंक आपने बैठाया था फर्स्ट लाइन से, सपोज आप 10th लाइन में हो, फर्स्ट लाइन से जो लिंक बैठाया था वो लिंक टूट सकता है। फाइन। और आपके टाइम भी जाएंगे। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सोल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले अब देखिए सूजी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हो सूजी, आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा। इसीलिए मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक दूंगी, उस ट्रिक से आप लोग पैसेज को बहुत जल्दी से रीड और बहुत जल्दी से समझ सकते हो। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो, उसके बाद सीधे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो। ग्रामर चाहे आता हो या ना आता हो, आप सबसे फर्स्ट ग्रामर ही अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई ये दोनों बहुत स्कोरिंग होता है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रही हूँ ताकि आपकी पैसेज की रीडिंग जो है वो स्मूथ रहे और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी भरपूर रहे। फाइन। तो वो क्या ट्रिक है, पहला ट्रिक, आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ। हम्म।
अब मैं आप लोगों से जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देना। गणेश, मुझे सुन पा रहे हो ना गणेश? अनम्यूट करो पहले। यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ गणेश, ये जो 5 यस क्वेश्चन मैम। है, इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ो, और आप सभी को ही पढ़ेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ो और फिर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब देना। ठीक है? पांचों क्वेश्चन को सभी को ही पढ़ेंगे। ओके मैम। पहले पढ़ो। हाँ गणेश, पढ़ लिया? यस मैम। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए कि इन पांचों क्वेश्चन, तो ये आपके सीएपीएफ में हमने दिया था ये क्वेश्चन, सीएपीएफ वाले से ही। इन पांचों क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जो कॉमन है पांचों क्वेश्चन में? ऐसा कोई कीवर्ड जो पांचों क्वेश्चन में कॉमन है, या 4 क्वेश्चन में कॉमन है, या 3 क्वेश्चन में कॉमन है? ऐसा कोई कीवर्ड है जो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में नजर आ रहा है, रिपीट हो रहा है वो कीवर्ड, कॉमन कीवर्ड? बताइए गणेश। यूनिकनेस। हाँ, अब यूनिकनेस। तो कहाँ आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में कहाँ आ रहा है, फोर्थ में भी कहाँ आ रहा है, और फिफ्थ में भी कहाँ आ रहा है? यूनिकनेस तो एक ही क्वेश्चन में आ रहा है। ऐसा वर्ड जो कम से कम 3 क्वेश्चन में तो आए, आपको नहीं नजर आ रहा है? ऐसा वर्ड जो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन में नजर आए। मेघा बताइए। मैम इंडिया। करेक्ट। गणेश, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। इंडिया है, ये आपको कम से कम 3 क्वेश्चन में नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया? Second question, what is the uniqueness of Indian vitality? Fourth question, why are the conquests of India always remembered? तो जब भी आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग फाइंड आउट करो कि कौन सा ऐसा वर्ड है दैट इज कॉमन, आई मीन सॉरी, कौन सा ऐसा वर्ड है दैट इज कॉमन टू ऑल द क्वेश्चंस, और मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो इसमें इंडिया आ रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि ये एंटायर पैसेज स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो सोचिए, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, पैसेज पढ़ने के पहले ही वो 5 लाइन आप पढ़ के बता सकते हो कि ये पैसेज इंडिया के बारे में। कितना अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पहचानना है आपको कि मैं सभी के लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। इन पांचों क्वेश्चन में हम लोग को, पहले तो हम लोग को पता चल गया कि द टॉपिक ऑफ द पैसेज इज इंडिया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के बारे में जो ऑथर है वो पॉजिटिव बात बोल रहा है कि नेगेटिव बात बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है। इंडिया के बारे में क्या पॉजिटिव बातें ऑथर बोल रहा है कि नेगेटिव बातें? आई एम गिविंग यू टाइम। तरुण, आप बताइए, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है? मैम पॉजिटिव बात हो रही है। कैसे पता? मैम इसमें लिखा है कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब मैम जो हर्डल है मतलब जो रुकावटें हैं, मतलब मैम
हर्डल। हाँ ठीक है, यानी इंडिया मैम प्रोग्रेस कर सकता था मगर कुछ यस मैम। प्रॉब्लम थी। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन से कैसे पता चल रहा है इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है? मैम मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैम क्या पूछे? कि सेकंड क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा होगा इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है। यस मैम, जो यूनिकनेस लिखा है ना मैम, उससे पता पड़ रहा है मैम। यूनिकनेस वर्ड पॉजिटिव है। चलो यस थर्ड मैम। क्वेश्चन में इंडिया आया नहीं है, ठीक है, चलो छोड़ो इसको। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेम्बर्ड, इसमें कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव बात हो रही है? मैम इसमें ऑलवेज रिमेम्बर्ड लिखा है, तो मैम कुछ पॉजिटिव सेंस ही हो रहा होगा इसका। करेक्ट। अब देखिए, प्रोग्रेस फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिकनेस सेकंड क्वेश्चन, रिमेम्बर्ड फोर्थ क्वेश्चन, इन तीनों वर्ड से आप लोगों को अच्छे से पता चल रहा है इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है। तो बिना पैसेज पढ़े आप लोग ये दो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि फर्स्ट जो पैसेज है वो इंडिया के बारे में बात हो रही है और पॉजिटिव बात हो रही है। यानी आपके जो आंसर होगा स्टूडेंट, उसमें आप इंडिया का नेगेटिव कुछ नहीं लिखने वाले हो, इंडिया को पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रेम में ही दिखाओगे, पॉजिटिव लाइट में दिखाओगे। गॉट माई पॉइंट? तो पहला स्टेप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों को इतना बड़ा पैसेज पढ़ने के पहले क्वेश्चन पढ़ के कम से कम ये दो चीज आप लोगों को निकाल लेनी है। फर्स्ट, द टॉपिक ऑफ द पैसेज, एंड सेकेंड, व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे अबाउट द टॉपिक थ्रू द पैसेज। ठीक है, अब सेकेंड, अब आप क्या करोगे? सेकेंड स्टेप ये है कि अब आप पैसेज को रीड करोगे। अब आप देखोगे कि आपको पैसेज का जिस्ट पता चल गया कि इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया का यूनिकनेस के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया को क्यों रिमेम्बर किया जाएगा ये बात हो रही है। ठीक है, तो आपका आपको ना पैसेज का जिस्ट पता चल गया है। फाइन, now you have already understood the gist of the passage by reading its question, so do not read the passage। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? अब पैसेज जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट रीडिंग जो लगाओगे, मैं क्या चाह रही हूँ, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? जब आपको जिस्ट पता चल गया है, तो जब आप पैसेज पढ़ते हो स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, पैसेज जब आप पढ़ रहे हो तो उसका एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पढ़ना चाहिए, जब हम लोग गूगल सर्च कर रहे थे, तो मैं क्या कर रही थी? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही थी, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही थी। मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ गया था कि ये पूरा जो आर्टिकल है किसके बारे में बात हो रही है। फिर जब मैं पढ़ती हूँ तब मेरे दिमाग में रहता है उस पैसेज के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, वैसे ही अगर हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ ले तो हमारे दिमाग में है, अब मुझे एक एक लाइन एक एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। फाइन। अच्छा, अब यदि आप पैसेज पढ़ रहे हैं, आपको कुछ थोड़ा भारी भरकम शब्द दिख गया, कुछ ऐसा वर्ड दिख गया, कुछ ऐसा सेंटेंस दिख गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपनी रीडिंग को क्विक रखो, स्मूथ रखो, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन को याद रखने की। और इस पैसेज में ये बोला गया है, या इस पैसेज के इस लाइन में ये बोला गया है, ये सब इंफॉर्मेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ो और क्वेश्चन को याद रखो और उसके आंसर्स को लोकेट करो। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो आपको दिमाग में अच्छा हर्डल प्रोग्रेस, तो आप जब पैसेज पढ़ोगे ना तो आप वो प्रोग्रेस आएगा, वो वर्ड प्रोग्रेस जरूर जरूर आएगा। तो आप उस प्रोग्रेस को अंडरलाइन कर दो, यू आर फ्री टू अंडरलाइन। ओके, आपको क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर आपको डिटैचेबल फॉर्म में मिलता है उसमें मना किया जाता है, मगर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ध्यान आएगा, अरे क्वेश्चन में प्रोग्रेस था ना, तो यू अंडरलाइन दैट प्रोग्रेस व्हाइल रीडिंग। अरे क्वेश्चन में ना इंडियन वाइटलिटी आया था, यूनिकनेस आया था, तो अंडरलाइन द यूनिकनेस। फिर आप देख रहे हो मैन ऑफ स्वॉर्ड, तो पैसेज में जरूर ये टर्म होगा, उसको अंडरलाइन कर लो। फिर आपको ध्यान आएगा, अच्छा कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी टर्म जरूर से पैसेज में होगा, उसको अंडरलाइन कर लो।
फाइन। और फिर वाइटल क्वेश्चन रेफर टू एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो ठीक है, वो तो आप लोग को दिख ही जाएगा क्योंकि पैसेज के एंड में है। फाइन, तो ऐसे काम करना है आप लोगों को। तो मेक श्योर यू हाईलाइट द लाइंस ऑफ कीवर्ड्स दैट कैन हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चन। कौन से कीवर्ड्स? कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। दिस मेथड विल हेल्प यू सेव लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बड़ा कारगर है ये, बहुत मतलब आप देखना कि चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, अगर इस तरह से आप करोगे ना तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से क्वेश्चन पे आओ, गो टू द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को रीड करो, रीविजिट द पैसेज फॉर राइटिंग इट्स आंसर। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर से पैसेज को पढ़ा, फिर से नहीं, फिर पैसेज को पढ़ा, फिर क्वेश्चन को पढ़ा। और आपने जब पैसेज को पढ़ा था आपने अंडरलाइन और सब कर दिया था पहले से ही, क्योंकि बिकॉज यू रिमेंबर द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो फिर अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर से पैसेज में आओगे, और इस बार आपके सारे आंसर्स लोकेटेड हैं, ठीक है। Since you are going to the passage the second time, this makes easier for you to locate the answer, and there is the highest possibility of finding the answer in one location. कभी कभी क्या होता है, एक ही लोकेशन में हम आंसर्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है आंसर्स स्कैटर्ड होते हैं। एक आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, एक आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा। तो बी केयरफुल लोकेटिंग द आंसर। हालांकि जब आप फर्स्ट टाइम रीड करो उसी समय आप अंडरलाइन तो कर ही रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों को जो लास्ट स्टेप है वो है आंसर लिखने का, फाइन। तो जब आप सेकेंड टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप सेकेंड टाइम पैसेज पढ़ रहे हो, तब आप फर्स्ट टाइम आंसर भी लिखोगे, एंड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ओके। अच्छा, अब आंसर लिखने के पहले आंसर्स के फीचर्स क्या होते हैं वो ध्यान से आप सुनना। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट, आंसर एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ में हम बोलते हैं ना एकदम एक्यूरेट आंसर, वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर भी एक्यूरेट ही होते हैं। एक्यूरेट का मतलब ऐसा आंसर जो क्वेश्चन के डिमांड को पूरा कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है वन लाइन आंसर, तो स्टूडेंट वन लाइन आंसर दो। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है फोर लाइन आंसर, फोर लाइन आंसर दो। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के नीचे जो आंसर लिखने का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप मिलेगा। अपने दिमाग में कभी ये मत बैठाना ओ इतना बड़ा गैप है तो मुझे पूरा गैप फिल करना है, बिल्कुल नहीं, एकदम भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन डिमांड्स वन लाइन आंसर, गिव वन लाइन आंसर, ये चीज ध्यान रखना। द आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। बिगिन योर आंसर, पहली चीज एक्यूरेट आंसर। अब आप चाहते हो कि आपका आंसर एक्यूरेट आए तो आप क्या करो, क्वेश्चन मतलब जब आंसर लिखने वाले हो तो क्वेश्चन के लाइन से कॉपी करो। आपको जब राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी, किसी को तो मिल भी गई है, तो आप देखना मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स है मैंने क्वेश्चन के लाइन से ही शुरू किया है। इससे क्या होता है, मेरा क्वेश्चन जो है ना प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है, और मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन के लाइन से शुरू कर रही हूँ। देखिए, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, फिर ये वाला वर्ब है, यहाँ से शुरू किया, द मेजर ड्रॉबैक इन आवर, फिर उसके बाद मुझे इज लगाना पड़ेगा, इज। अब मुझे ऑब्वियसली आंसर ही देना पड़ेगा। मगर यदि आपने किसी और मतलब किसी दूसरे तरीके से शुरू किया तो आप ऑब्वियसली डेविएट हो जाओगे, पक्का है। तो बेटर स्टार्ट विद द क्वेश्चन लाइन, आप कभी डेविएट नहीं होगे, फाइन। एक्स्ट्रा मत लिखना। So I've started my answer by lifting the question line. This technique makes the answer precise and increases the possibilities of sticking to the demand of the question. Fine? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लिखते हैं। एक सेकेंड, मेरे पास दो ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है, आपसे शेयर करती हूँ।
ये आप लोगों को नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए। What was the objective of Magellan's marine exploration? ये क्वेश्चन है। संदीप आप बताइए, ये क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मैम जो मेलगंज मरीन है उसके ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव म्यूट कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें क्या लिखा है। Magellan had a great interest in marine and territorial exploration. क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं। In the court of Charles V of Spain, he offered to prove that East Indies fell under Spanish authority. क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसने अपने आंसर ऐसे शुरू किए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ Magellan's marine exploration is, तो इसका पूरा का पूरा टू द पॉइंट ऑफ प्रिसाइज होता, मगर इसने अपने से शुरू किया है। फिर लिखा इसने, इन ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ही लॉस्ट मेनी ह्यूमन लाइफ। क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं। बट अल्टीमेटली गॉट सक्सेस एंड Magellan's नेम डिस्कवर्ड पैसेज स्टेट्स ऑफ ऑल सेल्स। क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, तो मैंने इसको मार्क्स नहीं दिए। मैंने लिखा क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्टिव, राइट व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट राइट व्हाट इज नॉट आस्क्ड। वेरी सिंपल, ओके। अब देखिए, हाउ डिड Magellan डाई? भाई पूछा है कैसे मरा, तो सीधे से बोलो ना कैसे मरा। Magellan started his expedition in view of discovering East Indies. क्या ये क्वेश्चन का आंसर है? And prove that it falls under Spanish authority in which he, जो भी है, क्या ये क्वेश्चन का आंसर है? अरे भाई कैसे मरा ये बताओ ना सीधे सीधे। सुनिए स्टूडेंट, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो बहुत मैच्योर और बहुत समझदार लोग होते हैं, बहुत लेवल हेडेड जो पर्सनालिटी होती है ना, आप लोग देखना कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर किया जाता है। आप विराट कोहली का इंटरव्यू देखो, आप धोनी का इंटरव्यू देखो, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देखो, सानिया मिर्जा का इंटरव्यू देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू देखो, आप देखना ये लोग जो है ना पूछा जा रहा है ना, मैं डिबेट की नहीं बात करी जो न्यूज मीडिया में चलता है, नहीं, ठीक है, जो प्रॉपर बैठ के जो पॉडकास्ट होता है उसका आप देखो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का आंसर करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, राइट। जो लेवल हेडेड होते हैं, ऐसे भी बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत बेवकूफ किस्म के होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है। आप लोग देखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर करते हैं। और जो है ना बेवकूफ टाइप के होते हैं ना, आप छोटे बच्चों से बात करो, ठीक है, छोटे बच्चों का भी इंटरव्यूज होते हैं, इतने फनी होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं, मैं तो देखती भी हूँ। तो जो स्टीव हार्वी का आपने देखा होगा, किसी ने देखा है? यूट्यूब चैनल इसका शो आता है स्टीव हार्वी का। तो वो है ना, जो भी बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके पास यूनिक क्वालिटी होती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो एक बच्चे से पूछा गया कि वो बच्चा मेयर बना था, तो व्हाट हैव यू डन सिंस यू हैव बिकम मेयर। उस बच्चे से पूछा गया कि आपने क्या क्या किया जब से आप मेयर बने हो। तो वो बच्चा पता है क्या आंसर करता है? माई ब्रदर हैज बिकम मेयर ट्वाइस। ये आंसर था उसका। वो तो ऐसा आंसर करेगा ही ना, क्योंकि वो बच्चा है, पूछा कुछ जा रहा है जवाब कुछ और दे रहा है, तो वो बच्चा वो ऐसे ही आंसर करेगा। मगर जो ऑफिसर होते हैं, आप लोग ऑफिसर बनने वाले हो, आपसे आपके सीनियर्स कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या आप उनके पास इतना टाइम है कि वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर ना सुन के कुछ और ही सुन रहे हैं? आप आपके जो आपके जो जवान थे वो कहाँ पे गए थे, ठीक है, कहाँ पे, मतलब कौन से रीजन में गए थे? आप बताओगे हम, मैं इतने जवान के साथ गया था, तो ऑफिसर पूछेगा नहीं नहीं आप कहाँ पे गए थे, कहाँ, वेयर। ऑब्वियसली लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि क्या पूछ रहा है क्या जवाब दे रहा है, इसका देख लीजिए। पूछ रहा है कैसे मरेगा, अब देखिए कैसे मरा है, तो ये क्या क्या कैसे मार्क्स कैसे मिलेगा बताइए। लेटर Magellan कंटिन्यूड हिज जर्नी टुवर्ड्स स्पेन बाय पैसिफिक ओशन इन कोर्ट, जबकि इतना इजी पैसेज आपको पता है। Magellan गॉट इन्वॉल्व इन, ये है आंसर देखिए,
in Philippines and later lost his life in a battle against rival. ये है आंसर। अब देखिए आप कितना एग्जामिनर का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो परेशान हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ये एग्जामिनर फ्रेंडली नहीं है। हाँ इसकी राइटिंग अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, मगर इतना एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एग्जामिनर ये सब चीज को पढ़ रहा है, बाय द टाइम वो आंसर तक पहुंचेगा वो परेशान हो जाएगा, अरे आंसर कहाँ है। और इसका यही काम है, वो आंसर ढूंढे, इतने सारे वर्ड्स में वो आंसर ढूंढे कहाँ पर है। ठीक है, सारे टाइम में यही किया। हाउ मेनी डेज डिड मैगलन सेलर स्पेंट एट सी, हाउ मेनी डेज, सिर्फ यही क्वेश्चन है। अब इसने क्या लिखा है, स्टार्टेड इज एक्सपीडिशन ऑन 20 सितंबर, ये क्वेश्चन है कब एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन नहीं है। कितना डे स्पेंड किया, मैंने ये पढ़ के अपना टाइम वेस्ट किया, फिर आई गॉट द आंसर 98 डेज, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है नेम द सेलर हु डिडंट डाई इन द मैगलन, नेम द सेलर, यानी इसको सिर्फ सेलर का नाम देना था। अब देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, they reached Meridian. Rest of the journey was completed in the command of इतना, क्या है, हाँ, the sailor who didn't die in the Magellan's marine expedition is, ये खत्म आंसर। ठीक है, एनीवेज अब मैं आपको एक और शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग ये सब गलतियां देखोगे तो आप लोगों को इसको सोशल लर्निंग कहते हैं। दूसरी, एक तो हम अपनी गलती से सीखते हैं और एक दूसरों की भी गलती से सीखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पैसेज है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक पर्सनालिटी के बेस पर ये पैसेज था, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। तो इस पे पैसेज था। अब देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ what was the age of AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada when he left India for USA? तो क्यों ना हम आंसर स्टेट करें ऐसे, द एज ऑफ AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada when he left India for USA is खत्म। ठीक है, मगर ये भी ठीक है, AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada was 70 years old when he left India for USA। ठीक है, what was his objective behind taking such an arduous journey? अब इसमें क्या क्या लिखा है, the main objective behind taking such journey was to spread the message of Bhagavad Gita to the West। ठीक है, खत्म हो गया, खत्म हो गया आंसर इसका यहाँ पर। इसको मैं 4 देती मगर इसको 4 नहीं मिला, क्योंकि इसने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मुझे ये सब पढ़ना पड़ा। इवन व्हेन ही वाज नॉट इन गुड हेल्थ, देयर वाज नो मेल, देयर वाज नो मोबाइल फोन, येट ही रोट इतना लेटर्स टू डिवोटीज वर्ल्ड वाइड टू स्प्रेड द कृष्णा कॉन्शियस थ्रू आउट द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। क्यों एक्स्ट्रा लिखा है भाई, मैं क्यों अपना वक्त जाहिर करूं ये पढ़कर, इसीलिए इसको 1 मिला। आप एग्जामिनर का वक्त जाहिर नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं बनता है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada established all over the world। नेम, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दो ना, बात खत्म करो। अब इसने देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया, वर्ल्ड वाइड जस्ट 11 years with millions of devotees gone by taken Indian spirituality to global platform upholding the message of, by extra। What all challenges he faced in his endeavor to spread the word of God? Challenges he faced to spread the word of God were, yeah, but nothing could deter him follow achieving his goal extra। Simplify the answer as per the demand of the question। बार बार एक ही चीज कह रही हूँ। फिर मैंने देखिए क्या लिखा है, according to the passage name the famous person who visited ISKCON temple every week, why did he do so? अब ये देखिए इसमें कैसे, मैंने अभी आपको क्या बोला, स्टार्ट योर आंसर विद द क्वेश्चन लाइन, बेटर रहेगा, आपका आंसर एक्यूरेट प्रिसाइज टू द पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब इसने क्या लिखा, Steve Jobs said in an interview that he used to walk 7 miles every week to visit ISKCON। क्यों लिखा है फिर, देखिए, Steve Jobs was the name of the person, famous person who visited ISKCON temple every week, full stop, खत्म। आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको इस पार्ट के लिए 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, आई गारंटी इट। व्हाई डिड इट डू सो, ही डिड सो बिकॉज, पूरा ऐसे लिखो, he did so because ISKCON used to provide him free good meal। ठीक है, खत्म। Anyway, not answering the question। पता नहीं क्या लिखा है, इसको मार्क्स नहीं मिले।
तो स्टूडेंट्स, ऑल इन ऑल ये बोला जा रहा है कि जस्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, पहली चीज। दूसरा, स्टार्ट योर आंसर बाय कॉपिंग द क्वेश्चन लाइन, आपका आंसर अपने आप एक्यूरेट होगा। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है, कोई है ना 15-16 साल के नहीं, समझदार हो। आप लोगों को पता है कि जो पूछा जाए उसी का आंसर करो। मैंने यूट्यूब में कई ऐसे देखा है जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा लिखो, ज्यादा लिखो, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ अपने से ऐड कर दो। बिल्कुल नहीं, मत करना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज एग्जामिनर्स टाइम, ठीक है, फाइन। अब आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर आपका एक्यूरेट आंसर होगा तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, मगर पैसेज के भी अकॉर्डिंग करना है। Although you may know about the subject being talked about in the passage, but your answer must not be according to your prior knowledge, but according to the information given in the passage or given by the writer. Fine. अच्छा, ये बोल रहा है कि पैसेज में सपोज किसी इशू के बारे में बात हो रही है और आप उस इशू के बारे में आपको पहले से जानकारी और अपना एक आपका खुद का एक पर्सनल ओपिनियन भी है उस इशू के बारे में, मगर आप अपने पर्सनल ओपिनियन को साइड में रखोगे और आप पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करोगे। फाइन, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। एक पैसेज था जिसमें महात्मा गांधी का को नेगेटिव फ्रेम में वो पैसेज को लिखा गया था, ठीक है। किसी किसी चीज में महात्मा गांधी जी को ब्लेम किया जा रहा था। फाइन, मेरा अपना खुद का परसेप्शन है महात्मा गांधी के बारे में। वो पैसेज मल्टीपल चॉइस वाला था, एमसीक्यू था, ठीक है। मेरा अपना खुद का परसेप्शन है महात्मा गांधी के बारे में, और मगर पैसेज में वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें लिखा था। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मल्टीपल चॉइस था। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें क्वेश्चन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी जो आंसर था वो नेगेटिव सेंस में था महात्मा गांधी के बारे में, मगर मैंने ऐसा ऑप्शन को टिक मार्क किया जिसमें महात्मा गांधी के बारे में पॉजिटिव बातें थी, तो मेरा आंसर वो गलत हो गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गॉट माई पॉइंट। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक पैसेज था जो आपको अपने राइटिंग सेक्शन बुक में भी वो पैसेज मिलेगा, स्लॉटर हाउस के बारे में। स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां पर जो जानवर होते हैं उनको काटा जाता है फॉर फ्लैश, ठीक है। तो उसके बारे में था, और एंटायर पैसेज में ऑथर ये बोलना चाह रहा था कि स्लॉटर हाउस को हटा दीजिए, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ना जानवरों के लिए अच्छा होता है, ना इंसानों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से पूरा स्लॉटर हाउस को पूरा हटाने की बात कर रहा था। फाइन, तो अब एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन था कि डू वी रियली नीड टू डिस्ट्रॉय और डिमोलिश ऑल द स्लॉटर हाउसेस, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। वो मुझे अभी ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो आपको राइटिंग सेक्शन की बुक में मिल जाएगा वो पैसेज। तो एक मेरा स्टूडेंट था, उसने लिखा कि slaughterhouses should not be destroyed completely because if we destroy the slaughterhouses, the population of animal will be increased, and then there will be more animals than the human population. ऐसे करके उसने कुछ आंसर लिखा। फाइन, अब आप सोचिए ये आंसर हो सकता है उसका सही है, मगर वो पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं था। तो जब मेरी उससे टेलीफोनिक कॉल में बात हुई तो मैंने पूछा उससे, क्या तुम नॉन वेजिटेरियन हो? तो उसने कहा यस मैम। तो मैंने कहा आपके आंसर से पता चल रहा है आप नॉन वेजिटेरियन हो। मैंने बताया हुआ है कि आपके आंसर से आपका कोई भी प्रेजुडिस, बायस, फेवर्स कुछ नहीं पता चलना चाहिए, मगर आपके पैसेज से पता चल रहा है।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का अगर आपको आंसर लिखना होता है और आपका खुद का ओपिनियन पूछा जा रहा है, तब भी मैं स्टूडेंट्स आपको कहती हूँ अलाइन योर ओपिनियन विद द ओपिनियन ऑफ द राइटर। आप अपना ओपिनियन मत लिखना, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है although you may know about the subject being talked upon in the passage, but your answer must not be according to your prior knowledge but according to the information given in the passage। जो मैं आपको कह रही हूँ वो प्रेसी के लिए भी है, फोरमोस्ट प्रिंसिपल, अपना ओपिनियन साइड में रखो, जो पैसेज में बोला जा रहा है, जो राइटर बोल रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखना। अपना ओपिनियन देने के लिए आपके पास एस्से है, आपके पास आर्गुमेंट है। ठीक है, कुछ चीजें जिसमें अपना ओपिनियन नहीं देते, कुछ चीजों में हमें फॉलो करना होता है। गॉट इट? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और रिपोर्ट में भी आपको अपना ओपिनियन नहीं देना होता है। फाइन। डू नॉट ऐड योर ओन व्यूज, एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन। डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज। ऐसी चीजें मत लिखो जो पैसेज में है ही नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मत दो। बट इफ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग योर ओपिनियन, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन है जो अपना आपका ओपिनियन डिमांड कर रहा है, आपको पूरा का पूरा लिबर्टी है, फ्रीडम है कि आप अपना ओपिनियन दो। मगर जब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो ट्राई टू रेजोनेट योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर। राइटर का जो ओपिनियन है उसी को आप फॉलो करिए। ठीक है। इन सम, the content in your answers must not go beyond the purview of the passage. They must also not go beyond the purview of the question against the writer's opinion. All in all, students, आपका जो आंसर है वो पैसेज के बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा आंसर में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए जो पैसेज के बाहर हो, ऐसा कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन के बाहर हो, और ऐसा कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए जो राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट हो। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, आंसर आपका एक्यूरेट कब होगा? जब आप क्वेश्चन को समझोगे। फाइन, क्वेश्चन को अगर आपने नहीं समझा तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समटाइम्स डिमांड मोर देन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देम। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिमांड करता हो मगर आप उसका डिमांड नहीं समझ पाते हो। देखिए, मैंने आंसर लिखा है, सॉरी एग्जाम्पल दिया है। समटाइम्स अ सिंगल लाइन क्वेश्चन may demand two separate answer। कभी कभी ऐसा होता है एक ही लाइन का क्वेश्चन है मगर वो दो सेपरेट आंसर्स डिमांड कर रहा है। ये सारा सीएपीएफ के क्वेश्चन है। ओके, पेपर 2 के पैसेजेस के क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? ये आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिस्पेक्टिवली? रिस्पेक्टिवली से समझ में आता है कि आपको इंटरनल असेसमेंट के भी एडवांटेजेस बताने और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के भी एडवांटेजेस बताना है तो सिंगल लाइन क्वेश्चन मगर डिमांड करा दो सेपरेट आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द एडवांटेजेस recognized in the internal assessment are this. Next part, the advantages recognized in the objective test are this. एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वाओ इससे मेरा काम कितना आसान कर दिया है। अगर आपने इस दोनों को मर्ज कर दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवांटेजेस इंटरनल असेसमेंट का अलग है, एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी अलग है। दे शुड बी रिटन सेपरेटली, प्रेफरेबली इन 2 पैराग्राफ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। What does the author mean when he says that the power of state is absolute subject to certain restrictions? तो इसमें आपके दो क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाट डज द ऑथर मीन? ऑथर क्या, इसको छोड़ दो, यानी ऑथर क्या समझता है। ठीक है, पावर ऑफ स्टेट इज एब्सोल्यूट, इससे ऑथर क्या समझता है? जो पावर ऑफ स्टेट है उसको किसी हद तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इससे क्या समझता है। ठीक है, यानी दोनों का मतलब क्या है। पावर ऑफ स्टेट एब्सोल्यूट कैसे है, एक पैराग्राफ। पावर of state कैसे restricted है, एक और paragraph. So in the first part you have to explain how the state is absolute, and in the second paragraph you have to answer, you have to explain how it is restricted. Do not club both the answers together.
गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है. ओके, तो careful reading of the question. Next, you must pay heed to the singular and plural noun used in the question. The first question of 2019 passage asks, what are the implications of the word yoga? Implications, S R. इसके साथ मतलब पता चलता है कि हमें एक से ज्यादा implications लिखने हैं. ओके, अच्छा. कभी कभी आपको स्कैटर्ड आंसर्स मिलेंगे, तो ये रेयर केस होता है. कभी पूरे पैसेज में आंसर स्कैटर्ड होते हैं. कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ ऐसे मिल सकता है. तो उसके लिए केयरफुल रहने के लिए लेंथ ऑफ द आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता है. क्यों जरूरत है इंस्ट्रक्शन देने की कि इतने वर्ड्स में लिखो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड. क्या जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो. छोटे बच्चों की तरह आंसर मत करो कि पूछा जा रहा है कि आप मेयर बने तब से आपने क्या क्या काम किया, और वो बच्चा बोल रहा है मेरा भाई 2 बार मेयर बना है. इमेजिन. तो ऐसे ना बेवकूफ वाली हरकत मत किया करो. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करो. द लेंथ ऑफ द आंसर शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेटेज. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपने ध्यान दिया 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स पे. मुझे एक स्टूडेंट फोन करके बोलता है, ऐसे एक नहीं, मेरे पास कई इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स आए हैं जिसमें मेरा वीडियो, ऐसा रीडिंग कॉम्पिटिशन के वीडियो देखकर बोलते हैं मैम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो हम लोगों को कम से कम 50 शब्द तो लिखने ही चाहिए ना. तो मैंने कहा कि फिर तो 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो 5 क्वेश्चन में 50 शब्द लिखो. गॉट इट? अगर मार्क्स वेटेज सभी क्वेश्चन का सेम है तो लेंथ ऑफ द आंसर भी सेम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट. ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर करो. मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. ओके, इफ द क्वेश्चन डिमांड्स 1 line आंसर देन राइट 1 line आंसर. डू नॉट assume that the answer should be long since it carries 4 marks. यदि ऐसा होता, had it been so, then all the 5 questions carrying equal marks must have the same length of the answer. मगर ऐसा नहीं होता है. ओके, अच्छा. नेक्स्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर. मैं स्टूडेंट ये सिंप्लिसिटी पे मैं हमेशा ठप्पा लगाना चाहती हूँ, हमेशा एक बहुत बड़ा स्टैंप लगाना चाहती हूँ. आपके एंटायर आंसर स्क्रिप्ट के एंटायर कंटेंट अगर सिंपल और स्ट्रेट हुए, मैं बता रही हूँ बहुत पावरफुल कंटेंट होगा और बहुत मैच्योर कंटेंट होगा. जो इमेच्योर होते हैं ना स्टूडेंट, वो लोग ही शो ऑफ करते हैं. जो मैच्योर होते हैं ना वो लोग शो ऑफ नहीं करते हैं. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. तो आप लोग कि अगर इंग्लिश अच्छी है या आप लोगों की हिंदी अच्छी है, वर्ड्स से शो ऑफ मत करो, वर्ड्स के साथ मत खेलो. ठीक है, एकदम सिंपल और स्ट्रेट लिखो. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल और स्ट्रेट कैसे लिख सकते हैं? लाइंस कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द पैसेज. आप मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स देखना, आप लोगों को बुक मिली होगी तो आप देखना कि मैं पैसेजेस के 95% केसेस में मैं पैसेज से लाइंस उठाती हूँ. मगर मैं क्या करती हूँ, उस पैसेज के लाइंस में यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, कोई बहुत फैटी सा, हेफ्टी सा, भारी भरकम सा शब्द है, कोई बहुत अलंकृत शब्द है, डेकोरेटिव शब्द है, उसको मैं हटा देती हूँ, उसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ और फिर मैं आंसर लिखती हूँ. ठीक है, जैसे इसका देखिए, take a look at the following question, its answer and passage line. Analyze how the passage lines are lifted, simplified and modified according to the question. Okay, देखिए question देखिए. What happens when the question of redefining the boundaries of linguistic state crops up for consideration? Fine. अब passage का line पहले देखो. Question of redefining the boundaries of linguistic state.
when the question of redefining the boundaries of linguistic states, है ना, ये passage lines है, comes up for consideration, one finds the worst tensions and conflicts. यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है. One finds the worst tensions and conflicts in the border areas where each of two or more language groups agitates for the inclusion of the area of its domicile in the state where its own mother tongue would be official language. ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे. सबसे पहले हो सकता है आप लोगों को ये लाइन ही ना समझ में आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टूडेंट्स, आपको पता है ना यही आंसर है. ओहो, इमेजिन, कहाँ गया? यस, आपको पता है यही आंसर है. तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ो. पहले ये आंसर उठा लेते हैं. ये क्वेश्चन का लाइन मैंने उठा लिया. When the question, यहाँ से उठाया, when the question of redefine the boundaries of linguistic states crops for consideration, ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने उठा लिया, ये वाला लाइन. अब मुझे अब आंसर लिखना है, क्या होता है. तो मैंने क्या किया, ये जो worst tensions and conflicts in the border areas where each or two more language groups, ठीक है, agitate for the inclusion of the area of its domicile in the state. इतना कुछ नहीं लिखा मैंने. देखो मैंने क्या लिखा, every linguistic group. तो यहाँ पर language group था, मैंने linguistic group कर दिया. in the border area, तो मैंने on the border area. ठीक है, conflicts in the border area. तो conflict कौन करेगा, दो language का group. तो मैंने लिया gets into conflict. every linguistic group gets into conflict with one another. For, ये मदर टंग है ना, मदर टंग को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए. ठीक है, तो फॉर हैविंग देयर ओन मदर टंग एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो डोमिसाइल को हटाकर इन द पर्टिकुलर रीजन कर दिया. तो मैंने लाइंस को लिफ्ट ही किया. एक तो क्वेश्चन के लाइन को लिफ्ट कर दिया ताकि मेरा आंसर एकदम प्रिसाइज रहे. और फिर जहां से मुझे ये लाइन मिली थी, तो वर्स्ट टेंशन कन्फ्लिक्ट, बात तो एक ही है, टेंशन हो कन्फ्लिक्ट हो, वर्स्ट हटा दिया. ठीक है, और किसके बीच में टेंशन होता है, लैंग्वेज ग्रुप में, तो मैंने लिंग्विस्टिक ग्रुप डाल दिया. और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं ताकि उनका मदर टंग ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए. फाइन. अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, आंसर्स के फीचर्स की बात कर रहे हैं हम. तो मैंने पहली चीज कहा है आपको कि जब आप आंसर शुरू करते हो तो क्वेश्चन के लाइन से कोशिश करो आंसर शुरू करने का. नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ उसी का आंसर करो. उसके बाद हमेशा सिंपल और स्ट्रेट आंसर लिखो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लीट आंसर लिखो, सॉरी कंप्लीट सेंटेंस लिखो. सेंटेंस को इनकम्प्लीट मत छोड़ना. जैसे कि मैं आप लोगों को एक और स्टूडेंट का शेयर करती हूँ, उसने कैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी. ये एक स्टूडेंट का है. राइटिंग ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता अक्षर तो ज्यादा अच्छा होता. ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन बैच का है. अब देखिए, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा. आपको पता है, अगर इसका आंसर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा इतने अच्छे से उस पैसेज में मेंशन है, एकदम सिंपल स्टेट, मगर हम लोग ना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं. क्या किया इसने, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोज. ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट, it loosens the tighten hamstrings, hips, etc. and makes them flexible. एक्सेट्रा यदि पैसेज में है तो ठीक है, वरना अगर इसने अपने से लिखा है तो गलत है. ये तो ठीक है. अब देखो इसने आप लेजी, कितना लेजी है देखिए. इनकम्प्लीट सेंटेंस, यहाँ तो कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस. इम्प्रूव पोस्चर, स्मूदन मसल्स एंड बोन, फेस रिंकल्स, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस. और मेरे पास तो बहुत वक्त है भाई, तो इसे मैंने सब जगह इट लगा दिया. इट कौन है, योगा है. योगा इम्प्रूव पोस्चर, योगा स्ट्रेंथन मसल, योगा रिड्यूसेस, योगा इम्प्रूव, योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है.
अब देखिए, टू पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट आर सम ऑफ द आसनास एंड देयर बेनिफिट। एक सिंगल लाइन क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला सम ऑफ द आसनास को मेंशन करना है और दूसरा उसका बेनिफिट बताना, तो दोनों को अलग अलग बताओ। तो मैंने लिखा टू पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड सेपरेटली। इसने कैसे लिखा है, आसनास सच एज ये लेंथन एंड स्ट्रेंथन स्पाइन। कितना हड़बड़ी में है, मगर पता है क्या है, हम लोग है ना पूरा अपना 100% नहीं देते हैं एग्जाम में, नहीं देते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट 100% ही करते हैं। मैंने देखा हुआ है, स्टूडेंट मुझे फोन करके बोलते हैं लिटरली, मैम आपने कम क्यों दिया है, मैं तो और इंस्टीट्यूट से चेक करवाता, मुझे तो ना 80-90 आते हैं, आपने तो मुझे 30 दिया है, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ 30। लिटरली मुझे ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, मुझे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं। मैंने कहा अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे फीडबैक से, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, मैंने क्यों आपको 30 दिया, आई हैव गॉट द रीजन टू गिव यू 30, और मेरे पास वो रीजन आपका आंसर स्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ आप क्यों नहीं डिजर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं अभी नहीं डिजर्व कर तो बाद में नहीं डिजर्व करोगे, करोगे। मगर ये चीज एक्सेप्ट करना भी बहुत, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतने कम आ रहे हैं मेरे को। मगर आप लोग ये नहीं सोचते कि अभी कम आ रहे हैं, मगर इसका मतलब नहीं दरवाजा और खिड़की सारी बंद हो गई है। क्यों नहीं, जिसको 30 आया है ना, इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप होता है। मगर मैं बताऊं, जिसको 80 आते हैं ना, उसके पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता है स्टूडेंट। मैम और क्या इम्प्रूव करे, मैंने कहा ठीक है देते जाओ, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं होने, मतलब कुछ नहीं बोलने को होता है जिसको 80 आते हैं, मगर जिसको 30 आता है, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। मगर वो लोग मेरे मुंह के सामने दरवाजा स्टूडेंट बंद कर देते कि मैम वी डू नॉट वांट टू लिसन टू योर फीडबैक, सो आई कांट डू एनीथिंग। गॉट इट। तो स्टूडेंट ऐसा रवैया मत रखना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझे, कितनी सिंपल सी चीज है। मेक योर आंसर एग्जामिनर फ्रेंडली। तो एग्जामिनर फ्रेंडली क्या होगा, दो पार्ट है क्वेश्चन के, आसनास का नाम बताओ और फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ इट्स बेनिफिट, नहीं देयर बेनिफिट्स आर, क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो इनकम्प्लीट मैंने बता दिया। द आंसर मस्ट बी रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस, डू नॉट लीव एनी सेंटेंस एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। इवन इफ यू आर राइटिंग द आंसर पॉइंट वाइज भी लिख रहे हो तब भी कंप्लीट सेंटेंस लिखो। फाइन। जैसे ये हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, देखिए कितने अच्छे से कंप्लीट सेंटेंस लिखा है मैंने, और आप बिलीव करोगे इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और स्टूडेंट इतने लेजी के 4-5 देकर आगे बढ़ गए, और फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इनको 4 आउट ऑफ 4 मिले। लास्ट टाइम राइटिंग सेक्शन, इस बार तो कम स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं क्योंकि मैंने इस बार जल्दी भी बैच शुरू किया है। लास्ट टाइम राइटिंग सेक्शन का बैच जनवरी में शुरू हुआ था और 30-35 स्टूडेंट्स थे, और उस 30-35 स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर सही मायने में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने दिया था, कंप्लीट सेंटेंस और पूरा लिखा था। ही वाजंट लेजी, और उसका क्लियर भी हुआ है एग्जाम, इस बार रिटन क्लियर भी हुआ है उसका। हर्ष सिंह नाम है उसका, उससे कंप्लीट लिखा था सब कुछ, और वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, और उसका क्लियर हुआ एग्जाम। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है तो पता नहीं क्यों अज्यूम करके रखते हो। यूपी का है, बहुत अच्छी हिंदी है उसकी, और इंग्लिश ऐसी है कि वो पूरा, उसने पूरा लिखा है आंसर भाई, मार्क्स कैसे नहीं मिलेगा। एनीवेज, टेंस ऑफ द आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन का जो टेंस है, इसीलिए मैं बोलती हूँ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट सब में ग्रामर आपको फायदा देगा अगर आप ग्रामर का नॉलेज है तो, वरना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन का टेंस है ना स्टूडेंट्स, वो आंसर का भी टेंस होना चाहिए। जैसे व्हाट आर द सिटीजन सपोज टू डू व्हेन देयर गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर। अब मुझे इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आर है ये प्रेजेंट है, तो आपका आंसर में भी आर ही लिखोगे, वर नहीं लिखोगे। ठीक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन का लाइन से ही आंसर शुरू किया, द सिटीजंस आर सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉर व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू डू सो। सिंपल, खत्म हो गया मेरा आंसर, मेरे को इसमें 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, आई गारंटी। The underlined verb is the present verb and the same verb has to be used in the answer. Always remember that the first verb of the question, एक और चीज है, जो फर्स्ट वर्ब है ना क्वेश्चन का, वो ही एक्चुअली यूज करना है
आंसर में। ओके, व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो ये फर्स्ट वर्ब जो है ना, उससे मतलब पता चलता है कि इसका टेंस क्या है। तो डज प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट में यूज करोगे, मगर जिसको ग्रामर की नॉलेज है वो डज यूज नहीं करेगा अपने आंसर में। वो क्या कर देगा, कंसिस्ट का प्रेजेंट कर देगा, कंसिस्ट एस लगा के, ग्रामर की नॉलेज। ठीक है, द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन वेस्ट, अबैंडन टैंक, ऑक्सीजन। कितना इजी आंसर है ना ये, पता है एकदम स्ट्रेट लिखा है पैसेज की लाइन, पैसेज में। और पता है इसमें भी सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ था, क्योंकि कोई फूड भूल गया था, कोई रोप भूल गया था, कोई ऑक्सीजन भूल गया था। लेजी, क्या कर सकते हैं। फाइन, यूसेज ऑफ प्रोनाउन। आपको मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको स्टूडेंट, कि आप लोगों को अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई और यू मेंशन नहीं करना। स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे ज्यादा यू यूज करते हैं, और यू का मतलब एग्जामिनर आ गया, एग्जामिनर आपके आंसर में कैसे आ सकता है। और आई यूज करते हैं इस तरह से, लेटर्स लेटर्स, कितने मतलब इनफॉर्मल हो रहे हैं। एग्जामिनर से अनौपचारिक वे में बात थोड़ी करोगे आप, लेटर्स डू, है ना। तो द ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है, द प्रोनाउन आई इंडिकेट्स द एग्जामिनी, मतलब आप, और प्रोनाउन यू इंडिकेट्स द एग्जामिनर। हमेशा आंसर थर्ड पर्सन में लिखो। आप वी यूज जरूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी का मतलब जनरल मास हो गया। ग्रामर, ग्रामर तो हर जगह है, ठीक है, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट, जिसको भी ग्रामर की नॉलेज नहीं है वो लोग बहुत डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ग्रामर जो आपका असली ग्रामर का जो वो है, वो असली सेक्शन जो है वो 25 मार्क्स वाला है, उसमें सबसे ज्यादा आपकी ग्रामर दिखेगी। ठीक है, अदरवाइज ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में अगर आपकी हल्की फुल्की ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना, जिससे सेंटेंस की मीनिंग मतलब अनक्लियर नहीं होती, ऐसी मिस्टेक जिससे, जिसके होने के बावजूद भी सेंटेंस समझ में आ रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, ग्रामर में आप जब आंसर लिखते हो तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा, विद, गवर्नमेंट, इस तरह के स्टूडेंट्स आराम से दे देते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप समझ ये सब तरह का। और फिर कीप ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एंड कॉमा वेयर रिक्वायर्ड। जहां जहां फुल स्टॉप देना है, कॉमा देना है, वहां पे दो। फुल स्टॉप बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक सेंटेंस को समझने में। अगर आपका सेंटेंस चलता गया ट्रेन की तरह, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को सांस लेने का भी मौका नहीं देता ऐसे कैंडिडेट। हमने लिखा है तो अब हम रुकेंगे ही नहीं, हम तो चलते जाएंगे, सांस फूल जाएगी एग्जामिनर की। कैपिटल लेटर मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मैंने कई बार बोला है, लोग इंडिया को भी ऐसे लिखते हैं, मगर अपना नाम जो है उसको एकदम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, हमेशा बोलती हूँ। लॉन्ग सेंटेंस कभी नहीं समझ में आता है। ठीक है, 20 मिनट काफी है। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो स्टूडेंट जो भी रीडिंग प्रॉब्लम्स में जो मिस्टेक्स हो रही है वो नहीं होगी। और ये जो टेक्निक है वो सिर्फ सुनने से नहीं, मतलब अगर सुनोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, सुन के तो इसको यूज करो और प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको असली फायदा मिलने वाला है। ओके, अच्छा, अब मेरे पास कुछ और भी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी कभी 2 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के, तो उसको मर्ज नहीं करने के लिए, राइट, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है, तो उसको मर्ज नहीं करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए इसका आंसर देखिए, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। देखिए कैसे लिखा है, लेजीनेस है, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है, क्यों ना हम पॉइंट वाइज लिखें। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जो क्लिक करना, यार इतने बेनिफिट है, चलो पॉइंट वाइज लिखते हैं, ये क्लिक करना, ये होना चाहिए क्लिक उस समय। वो कब करेगा, जब आप लोग खूब प्रैक्टिस करोगे। दे आर टोटल 8 बेनिफिट्स, और इसमें सिर्फ 5 बेनिफिट्स दिए। और ऐसा नहीं सिर्फ यही है, उसमें उसमें 35 स्टूडेंट से, 30-35 स्टूडेंट से, उसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसने पूरा का पूरा 8 बेनिफिट्स लिखा था, हर्ष सिंह, पूरा 8 बेनिफिट्स लिखा था। तो उसको मार्क्स मिलेंगे, उसका क्लियर भी हुआ एग्जाम। और ये कैसा, कितना मैची बना दिया देखिए।
और मैं सिर्फ पॉइंट वाइज लिख रही हूँ। एनीवे, अब देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द आसनास एंड देयर बेनिफिट्स। तो इसने ऐसे लिखा है, टू लेंथन एंड स्ट्रेंथ, दो पार्ट है तो दोनों को अलग अलग आंसर करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। इनकम्प्लीट लिखा दिया, मेसी पॉइंट, देखते हैं इसमें क्या है। अभी तो दिखाया ये वाला। ओके, एक और दिखाना है मुझे। हम्म ठीक। ये भी मैंने बता दिया, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिखा रही हूँ। आप लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इसको देखकर। ये किसी और का है, पता नहीं किसका है। पार्थ था। हम्म पार्थ का है ये। हालांकि इसका क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, ये भी लास्ट ईयर राइटिंग सेक्शन बैच का था, मगर होगा, जरूर होगा। अच्छा बच्चा है। हम्म इसका देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कितना डिसिप्लिन्ड बच्चा है, देखिए। वैसे 8 पॉइंट्स है इसके, ठीक है, मगर इसने कहीं पे मर्ज किया है 2 पॉइंट्स को। इसने पूरा लिखा है वैसे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द आसनास, सम ऑफ द आसनास आर दिस। फिर नेक्स्ट है, देयर बेनिफिट्स आर दैट दे लेट देम स्ट्रेंथ। मैंने लिखा वेरी वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मेरा रेजर शार्प फीडबैक होता है, मैं डिस्करेज करने के लिए फीडबैक देती हूँ। जहाँ पे आपने अच्छा लिखा है वहां पे मैं बोलूंगी, जहाँ पे आपने अच्छा नहीं लिखा है आपको खुश होना चाहिए अगर मैं बता रही हूँ तो डिजीज डायग्नोज हो रही है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फाइन। अच्छा, अब हम वापस से आते हैं। ओह, ठीक है, चलिए, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हुआ है स्टूडेंट। इसका थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, मगर थ्योरी पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसको एक ढंग के एक्सपर्ट से नहीं इवैल्यूएट करवाओगे, तब तक आप लोगों को अपनी गलती नहीं पता चलेगी। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, चाहे घोड़े में कैसे सवार होना चाहिए, हॉर्स राइडिंग कैसे करना चाहिए, आप चाहे कितना भी वीडियो वॉच कर लो, कितने भी उसकी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप घोड़े पे सवार नहीं होगे बार बार, तब तक आप लोग घुड़सवारी नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद आंसर राइटिंग। फाइन। अच्छा, अब आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? अच्छा, एक क्वेश्चन, जब हम लोग लास्ट क्लास में थे, संडे की क्लास में, तो किसी ने पूछा था, शायद संदीप ने, प्रणव ने पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि जब हम गूगल सर्च करते हैं तो हमारे पास तो इतने सारे कंटेंट हो जाते हैं, तो हम क्या लिखें क्या छोड़े। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत वाकई में ये एकदम सीरियस कंसर्न है कि हम, मतलब कि ऐसा लगता है समुद्र में डूब गए हैं। ठीक है, इतना कुछ मिल रहा है, क्या छोड़ना है क्या रखना है नहीं पता चल रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपको एक चीज तो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद जब आप गूगल में इतना सारा इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, तो आपको समझना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो पीस ऑफ कंटेंट है ये रेलिवेंट लग रहा है, वैसे ही सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है, थर्ड पीस ऑफ कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है। तो आप सिर्फ 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लो। अब इस 3 पीसेस ऑफ कंटेंट में सपोज हमारा क्वेश्चन एक हमने इंफोडेमिक पे किया था, राइट? तो इंफोडेमिक पे आपको लगा कि अच्छा, सोल्यूशन में एक सोल्यूशन ये है कि एट एन इंडिविजुअल लेवल कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के पहले आप हमें हमें वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पीस ऑफ कंटेंट है, उसको हल्का सा आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसका कुछ उसी को
कि वेरिफिकेशन इज नीडेड बिफोर शेयरिंग एनी फॉरवर्डेड मैसेजेस सपोज, तो आप इसको गूगल में देखो, इसमें इसके साथ और क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो एक पैराग्राफ हो गया, फाइन, ठीक है। फिर जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये लोग की क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो आपको ये पीस ऑफ कंटेंट मिल गया, तो फिर ये गूगल में देखो, उसको टाइप कर दो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस दिस दिस, तो उस पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, बस 4-5 लाइन, उसको उठाओ, ये सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट, ऐसे ऐसे करके आप नैरो डाउन करो और आपका एकदम वर्ड लिमिट में रहेगा। और कभी कॉपी पेस्ट मत करना स्टूडेंट्स, वरना आप लोगों की इस तरह से आदत हो जाएगी और एग्जाम में आपको लगेगा मैं लिखूं क्या, यू विल मिस गूगल देन, है ना, तो ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट? ठीक है, फिर क्लास एंड करूं, और मैं आप लोगों को कल जो है स्टूडेंट, मैं आज ही आपको एक पैसेज दूंगी। अब सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब से इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में मैं आपको एकदम छोटे छोटे पैसेजेस दूंगी, और आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ। एक पैसेज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने छोटे छोटे पैसेजेस होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे लिखना है वो मैं वापस से बता दूं, हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, मगर फिर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इस बार छोटा बैच है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग इस तरह से गलती करेंगे। अब शेयर कर रही हूँ, ये नहीं है शायद, ये नहीं है, सॉरी, दिस इज, मैंने कुछ और ही निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है सुनिए, आप बहुत छोटे पैसेज हो गए, फाइन, आपको देखकर लगेगा कि आप तो ये 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, है ना, ऐसा फील होगा वो छोटा पैसेज देखकर। कहाँ है वो छोटा पैसेज? मैंने शेयर तो कर दिया है, मगर ओपन अभी तक नहीं हुआ है। Anyways, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतने छोटे पैसेज है, मैं तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, ऐसा फील होगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसा अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना और पैसेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर प्लेन शीट लेना, प्लेन शीट में दोनों तरफ मार्जिन खींचना, ठीक है। उसके बाद पैसेज पढ़ के, पैसेज पहले नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, रिमेम्बर, तो ये प्रैक्टिस में अभी से लेकर आ जाओ। फिर क्वेश्चन लिखना, फिर उसके नीचे आंसर लिखना, फिर क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिखना, फिर क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिखना, ऐसे करके करोगे। आई हैव गॉट द पैसेज, मगर मैं वो शो नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। दिख रहा है मुझे वो पैसेज, मुझे आ नहीं रहा है। तो आप लोगों को इस तरह से करना है। और अगर आप लोगों ने, हाँ शो हो गया, यस यस गॉट इट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिख रहा है कितना छोटा पैसेज है? देखिए कितना छोटा पैसेज है। मिल्क इज द बेस्ट फूड, it has in it water, sugar, fat, vitamins and protein. People drink milk from different animals. In England, New Zealand and many other cool lands, there are cows. In hot dry countries like Arabia and middle of Asia, there are camels. In India, there are buffaloes as well as cow. In many places, there are goats. Eskimos have herds of reindeer. They live in a very cold countries of North America. If people keep cows or other animals, they get a lot of milk. From milk they can make butter and cheese as well as sweets. देखिए कितना छोटा पैसेज है स्टूडेंट्स, ये है पैसेज। आप लोगों को इन पैसेजेस के आंसर करने हैं। ये पैसेज, ये वाला पैसेज, देखो कितने छोटे छोटे पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, मजा आएगा सॉल्व करने में, ओके। तो मगर स्टूडेंट्स आप लोग फिर से अपने आप को ओवर एस्टिमेट और पैसेज को अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से सॉल्व करना। प्लेन पेज, दोनों तरफ मार्जिन, क्वेश्चन आंसर, फिर फोटो खींचते वक्त बहुत अच्छे से फोटो खींचोगे। मेरे आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे ही मैं दिन भर लैपटॉप के सामने रहती हूँ, ऐसे ही स्ट्रेन पड़ता है।
ठीक है, बहुत स्मूथ मैं इवेलुएट कर पाऊँ, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जब आप उसको पीडीएफ में बनाओ तो पीडीएफ में फिर नाम भी देना होता है, तो उसमें अपना नाम दोगे बकायदा, तो मुझे पता चले कि ये इस स्टूडेंट का है। फाइन, ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कल सुबह से हम लोग, जैसे मैं आपको पैसेज दे देती हूँ, ठीक है। अब ये पैसेज बहुत छोटा है पैसेज, तो इट वोंट टेक मच टाइम फॉर यू टू आंसर। कोई कोई मुझे अभी रात को भी दे सकता है, तो आप मुझे कभी भी सबमिट कर सकते हो। कहाँ सबमिट करना है स्टूडेंट? जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप लोगों को पूरा पैसेजेस देने हैं। गॉट इट? डिस्कशन ग्रुप में, समझ में आ गया? उसमें पैसेजेस आप देने हैं, ठीक है, उसमें नाम आप लिखोगे। अब मैं पैसेज आज ही आप लोगों को दे रही हूँ। फाइन, अब उसके बाद ये सारा आप लोग शेड्यूल में भी देखोगे, टास्क 1 टास्क 2 अब जाके शुरू होगा कल से। अगर सपोज आप लोग सबने मुझे आज रात को दे दिया, सपोज कोई बाउंडेशन नहीं है, रात को दे दिया, तो मैं सुबह को इवेलुएट करके करीब 11 बजे 11:30 बजे इवेलुएट करके आप लोगों को दे दूंगी, और फिर वैसे ही मैं बोलूंगी कि अब नेक्स्ट पैसेज सॉल्व करो। ध्यान रखना स्टूडेंट, पहला पैसेज का क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, मुझे फोटो खींच के भेजोगे पीडीएफ में, मैं इवेलुएट करूंगी, तब जाके आपको सेकंड पैसेज का आंसर करना है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है, वाह ये कितना छोटा पैसेज, सारे बेबी बेबी टाइप के पैसेज, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक ही बार में सारे पैसेजेस के आंसर करके मुझे भेज दिए। तो इसका मतलब फर्स्ट पैसेज में जो आपने मिस्टेक की है वो सेकंड पैसेज में भी रिपीट किया है, थर्ड पैसेज में रिपीट किया है, गलत बात है ना। तो आपको जो मैं दूंगी फोटो पैसेज का, उसमें आपको 3 पैसेजेस नजर आएंगे, मगर आपको पहले फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चन विद आंसर्स लिखने हैं। मैं वैल्युएट करके दूंगी, जहां पे मुझे ऑडियो मैसेज भेजना है उसको मैं ऑडियो मैसेज भी भेजूंगी, सारा ग्रुप में होगा डिस्कशन वाले में, ठीक है। उसके बाद जब मैं फिर आपको टास्क 2 दूंगी, उसमें फिर स्मॉल पैसेज करने हैं, ठीक है, सेकेंड पैसेज, फिर टास्क 3, थर्ड पैसेज, ऐसे करके। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो गया ना? एक बार में नहीं करना है। फाइन, यस मैम। ओके देन, ठीक है। चलिए फिर मैं अभी आप लोगों को टास्क जो राइटिंग ग्रुप है उसमें मैं भेजूंगी पैसेज, और डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों को आंसर भेजना है अपने। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes.